स्ट्राइफ अंग्रेजी लेखक जॉन गाल्सवर्दी का 3 अंकों का नाटक है। यह उनका तीसरा नाटक था और इन तीनों में सबसे अधिक सफल रहा। इसका मंचन 1909 में लंदन में ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में किया गया और इसके बाद में न्यूयॉर्क के न्यू थिएटर में भी प्रस्तुत किया गया। इस नाटक में एक फैक्ट्री में लंबी अनौपचारिक हड़ताल दिखाई गई है, जब ट्रेड यूनियन और कंपनी के निदेशक इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जो मजदूरों के परिवारों के लिए कठिनाई पैदा कर रही है। तब कंपनी के अध्यक्ष और हड़ताल के नेता के बीच तीखा टकराव होता है। स्ट्राइफ जॉन गाल्सवर्दी का तीसरा नाटक था, जो उनके पहले नाटक द सिल्वर बॉक्स 1906 की सफलता और दूसरे नाटक जॉय 1907 की असफलता के बाद लिखा गया। उन्होंने इसे 1907 में कुछ ही महीनों में पूरा कर लिया और इसकी पांडुलिपि अपने मित्रों को समीक्षा के लिए भेजी, जिनमें एडवर्ड गार्नेट और जोसेफ कॉर्नट शामिल थे। शुरुआत में कई थिएटर प्रबंधकों ने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन मैनचेस्टर में एक सफल मंचन के बाद इसे चार्ल्स फरोहमैन द्वारा लंदन के ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में प्रस्तुत किया गया। यह 9 मार्च 1909 को शुरू हुआ, जहां इसके 6 दोपहर यानी मैटनी शो हुए। नाटक को दर्शकों और समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और बाद में इसे हेमार्केट थिएटर तथा एडल्फी थिएटर में शाम के प्रदर्शनी के लिए स्थानांतरित किया गया। इसने काफी ध्यान आकर्षित किया। समाचार पत्र द टाइम्स के एक समीक्षक ने लिखा, जब जॉन गाल्सवर्दी जैसे उच्च प्रतिभा, मानसिक क्षमता और तकनीकी कौशल वाले कलाकार स्ट्राइप जैसा नाटक लिखते हैं, तो वह केवल एक नाटक नहीं लिखते बल्कि समाज की सेवा करते। न्यूयॉर्क में इसका प्रदर्शन 17 नवंबर 1909 को न्यू थिएटर में शुरू हुआ। यह इस थिएटर में प्रस्तुत किए जाने वाले शुरुआती नाटकों में से एक था, जो 6 नवंबर 1909 को ही खुला था। दोस्तों, प्रस्तुत है इस प्ले का सारांश। घटना 7 फरवरी को इंग्लैंड और वेल्स की सीमा पर स्थित ट्रेनार्था टिन प्लेट वर्कर्स में घटित होती है। कई महीनों से फैक्ट्री में हड़ताल चल रही है। कंपनी के निदेशक कंपनी को हो रहे नुकसान से चिंतित होकर मैनेजर के घर पर एक बैठक करते हैं। यह ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि साइमन हार्नेस, जिसने हड़ताल से अपना समर्थन वापस ले लिया है, उन्हें बताता है कि वह मजदूरों को उनकी अत्यधिक मांगों से पीछे हटने के लिए मान लेगा और बदले में निदेशकों को यूनियन की मांगे मान लेनी चाहिए। मजदूर समिति के नेता डेविड रॉबर्ट्स कहते हैं कि हड़ताल तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक उनकी सभी मांगे पूरी न हो, भले ही मजदूर भूख से मर रहे हो। यह संघर्ष कंपनी के वृद्ध अध्यक्ष जॉन एंथनी और रॉबर्ट्स के बीच सीधी टक्कर बन जाता है और दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता। बैठक के बाद जॉन एंथनी की बेटी और मैनेजर की पत्नी एनिड अंडरवुड अपने पिता से बात करती हैं। वह मजदूरों के परिवारों की पीड़ा से अवगत है। रॉबर्ट्स की पत्नी एनी पहले उसकी नौकरानी थी। एनिड अपने पिता की स्थिति को लेकर भी चिंतित है। कंपनी सचिव हेनरी टेंस एंथनी को बताता है कि बोर्ड में उसका विरोध हो सकता है। एनिड रॉबर्ट्स के घर जाती है और एनी रॉबर्ट्स से मिलती है, जो हृदय रोग से पीड़ित है। जब डेविड रॉबर्ट्स घर आते हैं, तो एनिड उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि समझौता करना जरूरी है
और उन्हें अपनी पत्नी के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। लेकिन रॉबर्ट्स अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं और अपनी पत्नी की चिंता से भी प्रभावित नहीं होते। निराश होकर एनिड वहां से चली जाती है। फैक्ट्री के पास खुले मैदान में एक सभा आयोजित होती है। साइमन हार्नेस मजदूरों को संबोधित करते हुए कहता है कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं और उन्हें अपनी मांगे कम करनी चाहिए ताकि वे भूखे न मरे। वह उन्हें यूनियन का समर्थन करने के लिए कहता है। तो अन्य मजदूर भी छोटे छोटे भाषण देते हैं जिनके विचार अलग अलग हैं। इसके बाद रॉबर्ट्स मंच पर आते हैं और लंबा भाषण देते हैं। वे कहते हैं कि यह लड़ाई पूंजी कैपिटल के खिलाफ है जिसे वे सफेद चेहरे वाला पत्थर दिल वाला राक्षस कहते हैं। वे मजदूरों को उकसाते हैं कि जब वे जीत के करीब हैं तो अब पीछे हटना कायरता होगी। इसी बीच खबर आती है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। यह सुनकर रॉबर्ट्स तुरंत वहां से चले जाते हैं और सभा समाप्त हो जाती है। मैनेजर के घर में एनिड की बातचीत एडगर एंथनी से होती है, जो जॉन एंथनी का बेटा और कंपनी का एक निदेशक है। अब एनिड मजदूरों के प्रति कम सहानुभूति रखती है और अपने पिता के पक्ष में एडगर का समर्थन चाहती है, लेकिन एडगर मजदूरों के पक्ष में। उन्हें यह समाचार मिलता है कि श्रीमती रॉबर्ट्स की मृत्यु हो गई। निदेशकों की बैठक, जो पहले से ही तनावपूर्ण थी, इस खबर से और अधिक गंभीर हो जाती। एडगर कहता है कि वह भूखी महिलाओं को मरते देखने से बेहतर इस्तीफा देना पसंद करेगा। अन्य निदेशक उसकी इस स्पष्ट राय से नाराज हो जाते हैं। जॉन एंथनी एक लंबा भाषण देते हैं जिसमें वे कहते हैं कि मजदूरों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। लोहे के हाथ से चेतावनी देते हैं कि यदि मांग मान ली गई तो मजदूर और अधिक मांगे करेंगे। अंत में वे प्रस्ताव रखते हैं कि इस विवाद को हार्नेस के हाथों में सौंप दिया जाए। सभी निदेशक इस प्रस्ताव के पक्ष में होते हैं सिवाय एंथनी के। अकेले पड़ जाने पर एंथनी इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद मजदूर समिति, जिसमें रॉबर्ट्स भी शामिल है, और हार्नेस को निर्णय बताया जाता है। रॉबर्ट्स विरोध करते हैं लेकिन जल्द ही समझ जाते हैं कि उन्हें और एंथनी दोनों को ही नजरअंदाज कर दिया गया। अंततः वही समझौता लागू होता है जो हड़ताल शुरू होने से पहले प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों, आपको हमारा ये नरेशन कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर किसी नरेशन में। धन्यवाद।